नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं महाअभ्यास सीरीज के अंतर्गत। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसके पहले की 2 क्लासेस में 2 वीडियो में हमने प्रॉपर बात की है। एक व्याख्या के साथ मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। बस उसी चर्चा को अब मैं क्या है कि आगे बढ़ाना चाहता हूं। और आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं कंसेप्ट को साथ में लेकर चल रहा हूं आपके साथ क्लास में। आप धैर्य के साथ मेरी वीडियो को देखें और जो स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर आगे पूरी सीरीज को कंप्लीट करे, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो उसके हल आपको समझ में आएंगे। जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़े हैं, हिंदी उन्हें बहुत प्रॉपर जानकारी नहीं भी है, तो वो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजों को क्या है समझ सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा टॉपिक वाइज टॉपिक हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जा रही है। चलिए, चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये मान के चलिए कि आने वाला कोई भी एग्जामिनेशन हो, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे हैं उनसे क्या हिंदी बढ़िया से बनती भी है। तो आप सभी से मैं कहता हूं कि लगातार आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाए एग्जामिनेशन में आप उसे अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए, प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते। प्रश्नों की श्रृंखला है हमारे पास। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक देखते हैं। हमारा पहला कथन है कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। आशीर्वाद है जी, आपको भी दीर्घायु करे। भगवान तुम्हें दंडित करे, आपको कभी दंडित ना करे भगवान भाई। काश मैं सफल हो जाता। अब देखिए, यहाँ पर 3 हमारे पास वाक्य हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है। तो ये भी एक पैटर्न हमारे एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो जिस प्रकार के एग्जामिनेशन में पैटर्न बन रहे हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ। तो इसमें देखिए, इच्छावाचक वाक्य में जब भी किसी व्यक्ति की इच्छा को व्यक्त किया जाता है, वही हम किसके अंदर में रखते हैं, इच्छावाचक। और वो भी इच्छा जो होती है वो कैसी होनी चाहिए भाई, सकारात्मक इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये हमारा जो वाक्य है ये किसके अंतर्गत आएगा जी? ये वाक्य है हमारा किसके अंतर्गत आएगा? इच्छावाचक के अंतर्गत आएगा। भगवान तुम्हें दंडित करे, अब भगवान तुम्हें दंडित करे ये जो हमारा वाक्य है ये बिल्कुल भी नहीं आएगा इच्छावाचक के अंदर में। सकारात्मक इच्छा ये व्यक्ति की जाहिर नहीं करता। काश मैं सफल हो जाता, यहाँ पर भी व्यक्ति की इच्छा जाहिर हो रही है। तो हमारा क्यू और आर जो है, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? इच्छावाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन भाषण दिया, ये किस प्रकार का वाक्य है? एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है हमारे पास एक प्रश्न। इस प्रश्न को कराने के पहले मैं आपसे प्रश्न क्रमांक 54 कराना चाहूंगा। जरा एक बार इस पर विचार करते हैं कि वाक्य के उस अंक को जिसके बारे में वाक्य में शेषांश में कुछ कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहा मैंने? कि वाक्य के उस अंग को, एक वाक्य होगा उसका एक अंग होगा, जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैं यहां पर आपके समक्ष एक वाक्य लिखता हूं। मैं लिखता हूं, राम रोज विद्यालय, राम रोज विद्यालय जाता है। ये हमारे पास एक वाक्य है। इस वाक्य के 2 हिस्से करते हैं हम लोग। पहला भाग वो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर इस वाक्य में किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है भाई? राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, एक राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है। दूसरा, रोज विद्यालय जाता है, जो कुछ इस राम के बारे में कहा जा रहा है वो ये दूसरा हिस्सा। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं वाक्य में? उद्देश्य कहते हैं। और जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको वाक्य में दिखाई दे रहा है कि राम रोज विद्यालय जाता है। इसमें जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस घटना के बारे में कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। और जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। तो ये बात आप एक पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य में शेषांश में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है,
तो वाक्य के उस अंग को ध्यान से पढ़ेंगे जिसके बारे में वाक्य में शेषांश में कुछ कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है, राम के बारे में कहा गया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उद्देश्य। और जो कुछ कहा जाता है, ऐसा आ जाएगा कि वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कोई जो कुछ कहा जाए वो हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा विधेय कहलाएगा। अब यहां पर से हम लेते हैं इस प्रश्न को कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन भाषण दिया में किस प्रकार का वाक्य है। अब यहीं पर ध्यान देना आपको कि जिस वाक्य में ठीक है हमारे पास एक उद्देश्य हो, यदि मेरे पास वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सिंपल, उस वाक्य को हम कहते हैं क्या, सरल वाक्य। और सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया ही आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार के वाक्य हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। अब यहां से तुलना करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हीं के विषय में बात कही जा रही है, तो यहां पर हमको मिल गए नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन भाषण दिया, और दूसरी दूसरी हमको एक क्रिया मिल गई, क्या, भाषण दिया। तो देखिए एक्चुअल में यह है कि श्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, यही बात हुई कि नहीं। तो इसमें हमको एक उद्देश्य मिला और एक विधेय मिला। अब बात आती है सर ये भारत के प्रधानमंत्री क्या है, ये भी तो कुछ लिखा हुआ है। तो ये उद्देश्य का विस्तार है जी, क्या है, उद्देश्य का विस्तार है। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन, श्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, कैसा भाषण दिया, ओजस्वी भाषण दिया, बेहतरीन भाषण दिया। तो यहाँ पर एक उद्देश्य मिल रहा है, एक विधेय। तो कभी भी ध्यान रखना वाक्य की लंबाई और लेंथ को देखकर ये डिसाइड नहीं कर लेना कि ये सरल वाक्य नहीं होगा। ये एकदम से कौन सा वाक्य, वही हमारा सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। यहाँ पर मैंने आपको उद्देश्य और विधेय बताया। अब इसी को देखो, जैसे कि ये सरल वाक्य है ना, राम विद्यालय जाता है। अब यहीं पर मैं लिख देता हूं, अयोध्या के राजा राम, ठीक है, रोज विद्यालय जाते हैं, या रोज तेजी से विद्यालय जाते हैं, या रोज गाड़ी से विद्यालय जाते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य ही होगा। ठीक है, अब मैं ये कह दूं कि अयोध्या का राजा राम वही है जो रोज विद्यालय जाता है, तो यहां पर हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, जहां पर हम जो सो जैसे तैसे वैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को हम जोड़ेंगे, एक वाक्य पर आश्रित दूसरा वाक्य मिलेगा, वहां पर हमारा कौन सा होगा, मिश्र वाक्य होगा। चलिए फिर से आते हैं, तो ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, अब देखते हैं, सुमेलित कीजिए, करो या मरो, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं खाऊंगा, ये तीन वाक्य हैं हमारे पास, और इन तीनों का यहाँ पर पहचानना कि कौन सा वाक्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर करो और मरो, और बीच में आ गए संयोजक शब्द, क्या, या। तो जब भी आपको किसी वाक्य के बीच में, देखिए पॉइंट याद रखना, एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे तो किस आधार पे चीजों को समझेंगे, कैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान करेंगे, कि जब आपको कोई भी संयोजक शब्द मिल गया, जैसे यहाँ पर या मिल गया, तो करो या मरो, दो विधेय है, करना है या मरना है। तो दो विधेय हमारे पास हो गए। उद्देश्य की संख्या और विधेय की संख्या भी निर्धारित करती है कि आप ये पता कर पाए कि ये जो क्रिया है वो संयुक्त है, संयुक्त है, सरल है कि मिश्र है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जब विधेय की संख्या एक से अधिक होगी तो वहां पर या तो मिश्र वाक्य हो सकता है या संयुक्त वाक्य होगा, परंतु विधेय की संख्या केवल एक है तो फिर वो पक्का क्या होगा, सरल वाक्य होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करता है और खाऊंगा हमारी क्रिया है, एक कर्ता एक क्रिया मिल गई, एक उद्देश्य एक विधेय मिल गया, ये वाक्य कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा। सी का 3 हो गया हमारा। अब देखिए, करो या मरो, यहाँ पर या शब्द संयोजक के रूप में आया, तो कभी भी आपको और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, परंतु, इसलिए, ऐसे शब्द वाक्य के बीच में दिखाई दे जो कि दो मुख्य वाक्य को जोड़ने का काम करते हो, तो मान जाना वहां पर क्या होगा भाई, संयुक्त वाक्य होगा। अब यहां पर देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपको जो जिसको
जैसा वैसा, जब तब, यद्यपि तथापि, ऐसे शब्द जब आपको मिलते हैं वाक्य में और एक वाक्य पर आश्रित दूसरा वाक्य मिलता है आपको, तो फिर ये मान जाना कौन सा भाई, ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, ठीक है। राम वही लड़का है जो कल घर आया था, तो देखिए यहां पर वही और जो का संबंध है, ये वाक्य मिश्र वाक्य है। अब देखिए मैं एक वाक्य कहता हूं, राम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है। अब मैं कहता हूं राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। राम विद्यालय जाता है और श्याम विद्यालय जाता है को हमने जोड़ दिया और कहा राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो ये हमारा किस में जाएगा, संयुक्त वाक्य में। क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान में रखना। चलिए, तो यहां पर हमने 4 प्रश्न देखे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इन तीनों की पहचान अगर उद्देश्य और विधेय के आधार पर करें तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक से अधिक विधेय हो सकते हैं वो हमारा मिश्र वाक्य होगा। और जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय दोनों हो सकते हैं वो हमारा संयुक्त वाक्य होगा। कभी ऐसे भी कूट में प्रश्न आए तो आपसे बन जाना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है। स्वर वर्ण अक्षरिक होते हैं। स्वर वर्ण व्यंजन के बिना अधूरे हैं। स्वर वर्ण स्व आश्रित वर्ण होते हैं। अब देखो यहां पर पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक, स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है। अब मैं अक्षर का एक निर्माण करता हूं जी। मैं लिखता हूं र, ये हलंत युक्त है, ये व्यंजन है। और इसी र में जब मैं अ जोड़ता हूं तो फिर मेरा एक अक्षर बन के तैयार होता है, क्या, र, पूर्ण अक्षर। तो स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है, ये कथन मेरा क्या जा रहा है, सत्य जा रहा है। अब देखिए, स्वर वर्ण अक्षरिक होते हैं, बिल्कुल ये अक्षरिक होते हैं तभी तो ये अक्षरों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर वर्ण व्यंजन के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर ये अ लिखता हूं मैं, एक स्वर है, ई लिखता हूं एक स्वर है। तो क्या इसके उच्चारण या लेखन में व्यंजन की आवश्यकता होती है क्या, हमें नहीं होती। ये अपने आप में क्या है, स्व आश्रित हैं। इसके उच्चारण में और लेखन में किसी भी रूप से व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर स्वर वर्ण व्यंजन के बिना अधूरे हैं बोल रहा है, ये कथन हमारा असत्य है। परंतु इसी के विपरीत अगर ये कह दे कि ये व्यंजन वर्ण जो है ये स्वर वर्ण के बिना अधूरे हैं, यस एकदम सही है। क्यों, क्योंकि व्यंजन वर्णों को हम चाहें तो ऐसे हलंत के साथ लिख तो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है उच्चारण की तो इनका उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के आवश्यकता के, बिना स्वर के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसे क्या कहता हूं कि ये जो वर्ण है वो क्या है, बिना स्वर के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते। ये पराश्रित हैं, वहीं पर जो स्वर वर्ण है, देखिए स्वर वर्ण स्व आश्रित वर्ण है, बिल्कुल कथन सही है। और ये जो स्वर वर्ण व्यंजन के बिना अधूरे हैं, ये कथन हमारा असत्य है। प्रॉपर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं कौन कौन सा, 1, 2 और 4 सत्य हैं। 1, 2 और 4 सत्य आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से हमारा कौन सा मिश्र वाक्य है। सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, तिरछा हो गया क्या जी है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, नीचे देखेंगे। सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। यह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो।
महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना। अब यहाँ पर देखिए, उद्देश्य और विधेय की अगर बात करते हैं तो सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। ये वाक्य हमारा सिंपल दिख रहा है, ये हमारा एक सरल वाक्य है जी। महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना, ये भी हमारा क्या है, एक सरल वाक्य है। एक उद्देश्य है और एक हमारा विधेय है। महाप्रतापी राजा भोज एक उद्देश्य है और किसने नाम नहीं सुना, ये एक विधेय है। ठीक है, सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है, तो महाप्रतापी राजा भोज ये हमारा पर उद्देश्य है और सभी ने भोज का नाम सुना है, ये हमारा एक विधेय है। अब देखते हैं यह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया यह और दूसरा आ गया जिसने। तो और मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में कि कभी भी यह वह जो सो जैसी तैसी जब तब यद्यपि तथापि जिसने उसने ऐसे शब्द के साथ एक वाक्य बने तो वाक्य हमारा क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य। आंसर बी हो जाएगा हमारा, ये मिश्र वाक्य होगा। एक वाक्य पर आश्रित दूसरा वाक्य भी आपको मिश्र वाक्य में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, विधि सूचक वाक्य के अंत में कौन सी क्रिया लगती है। विधि सूचक वाक्य ऐसा वाक्य होता है जहां पर किसी भी कार्य का होना एकदम निश्चित बताया जाता है और एक कार्य का होना संभव दिखाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधि सूचक वाक्य कहते हैं। और साथ ही साथ यदि हम किसी को यह सलाह दें कि आपको यह कार्य करना चाहिए, विद्यार्थियों को रोज पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे जो शब्द आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, विधि सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और उनके अंत में मुख्यतया चाहिए क्रिया लगती है। जरूरी नहीं है कि लगे, पर ऐसे वाक्य मिलते हैं जिसमें लगती है हमारी क्रियाएं। ठीक है, ये ध्यान रखना। विधानार्थक वाक्य क्या है, राजा नगर में आए, राजा नगर में नहीं आए, ईश्वर तुम्हें चिरायु रखे, अपना काम देखो। तो मैंने कहा कि विधि सूचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी कार्य का होना निश्चित पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, राजा नगर में आए, इसमें कार्य का निश्चित होना पाया जा रहा है। राजा नगर में नहीं आए, नहीं आने के कारण ये निषेधवाचक वाक्य में चला गया। ईश्वर तुम्हें चिरायु रखे, ये हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमारा किस में चला गया भाई, इच्छावाचक वाक्य में चला गया। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या भाई, अपना काम देखो। तो ये किसी व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं तुम अपना काम देखो, तो ये आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत में चला गया। या फिर देखिए, आज्ञा सूचक वाक्य में हम किसी को आज्ञा देते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी के प्रति आग्रह करते हैं, किसी से कोई निवेदन करते हैं, तो वहां पर हम कौन सा आज्ञा सूचक वाक्य लेते हैं। परंतु यहाँ पर विधानार्थक वाक्य के अंतर्गत राजा नगर में आए, जहां पर एक सिंपल सी किसी क्रिया के होने का एक वाक्य में हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः है पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक, और इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि जो करेगा सो भरेगा। परंतु एक बात फिक्स हो गई है कि यहां पर जो शब्द जो है वो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है कि जो करेगा सो भरेगा, पर ये जो सो भरने वाला व्यक्ति है उसके विषय में जानकारी नहीं है। तो यहां पर ये आ जाएगा बी आंसर, कि जो पहला जो है वो निश्चयवाचक है और दूसरा जो है वो सो है, वो हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मनुष्य अन्न खाता है, माता पिता का कहना मानो, ईश्वर सबका भला करे, पानी न बरसता तो धान सूख जाते। यहाँ पर कुछ वाक्य देखिए, आज के जो प्रश्न है आपको बहुतायत वाक्य वाले प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मनुष्य अन्न खाता है। ठीक है, तो मनुष्य अन्न खाता है, ये क्या है, एक सिंपल सा वाक्य है जिसमें हमें कोई क्रिया के होने का पता चल रहा है, एक निश्चित अर्थ का बोध करा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, विधानार्थक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। तो ये का हो गया हमारा दो। माता पिता का कहना मानो, माता पिता का कहना मानो, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं भाई कि ये आज्ञा सूचक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, ये हमारा चला गया चौथा, ये गया हमारा आज्ञा सूचक। ईश्वर सबका भला करे, तो आशीर्वाद अगर किसी को दिया जाता है, किसी को विश किया जाता है, किसी को शुभकामनाएं दी जाती हैं,
तो वो हमारा किसके अंदर आता है, इच्छा बोधक के अंदर में आ गया। सी का हो गया हमारा कौन सा, एक। पानी न बरसता तो धान सूख जाते, ये होगा हमारा क्या, संकेतार्थक वाक्य कि पानी न बरसता तो धान सूख जाते, तो ये हमारा हो गया भाई तीसरा। तो देखो क्या आ गया भाई आंसर हमारा, 2 4 1 3। देखिए कहां पर है भाई हमारा 2 4 1 3, आंसर हो जाएगा क्या हमारा, डी। क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, आंजनेय शब्द को प्रत्यय रहित करने पर मूल शब्द क्या होगा। तो देखिए यहां पर मूल शब्द होगा अंजनी, और इस अंजनी में जब हम ए प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आंज नहीं, देखिए यहां पर ये आंजनेय शब्द होना चाहिए, आंजनेय नहीं होगा, आंजनेय, आंजनेय। और ठीक है, आंजनेय शब्द होगा, अंजनी धन एय, आंजनेय। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना जी। यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ए करना ना इसको, आंजनेय। आंजनेय शब्द का प्रत्यय, तो अंजनी धन ए आंजनेय। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अ, ई, या, इ, अ, ई, य, इक और ए, ये प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो ये अंतिम स्वर में को हटाकर खुद जुड़ जाते हैं और प्रारंभिक स्वर में बदलाव करते हैं। तो मूल शब्दों का अंजनी में जब ये ए जुड़ेगा तो ई को हटा के ए हो जाएगा और आंजनेय अंतर हो जाएगा, और प्रारंभिक स्वर अगर छोटा है उसे बड़ा कर देगा तो ये आंजनेय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ये ध्यान रखना, पिछली वीडियो जरूर देखना। सही समूह को चुनना है अपने को। आग, दूध और घर, तो आग एक तत्सम ए तद्भव शब्द है, दूध भी तद्भव शब्द है, घर भी तद्भव शब्द। अग्नि से बना आग, दुग्ध से बना दूध, गृह से बना घर। तो समूह ए जो है वो तद्भव है, और समूह बी जो है वो हमारा क्या है, तत्सम है। आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में विधेय की संख्या उद्देश्य से अधिक नहीं होती है, सॉरी, किस वाक्य में विधेय की संख्या उद्देश्य से अधिक नहीं है। विधेय और उद्देश्य और विधेय, मैंने पहले बता चुका हूं कि उद्देश्य क्या है। जिस वाक्य में जिस भी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, राम और श्याम दो उद्देश्य हैं, एक विधेय है। यहां पर दो उद्देश्य, एक विधेय। ठीक है, अगला, राधा तथा कृष्ण संग नृत्य करते हैं, दो उद्देश्य सेम टू सेम, और संग नृत्य करते हैं, एक विधेय। राम श्याम दोनों बाजार जाते हैं, राम श्याम दो उद्देश्य और एक विधेय। तो यहां पर पूछा गया कि किस वाक्य में विधेय की संख्या, ये विधेय की संख्या उद्देश्य से अधिक नहीं है। ठीक है, तो तीनों ही वाक्य में विधेय की जो संख्या है वो उद्देश्य से अधिक नहीं है। तीनों ही वाक्य में जो है हमारा विधेय की संख्या, उद्देश्य की संख्या कितनी है, दो है। आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। इन तीनों में ही उद्देश्य की संख्या विधेय से अधिक, सॉरी, विधेय की संख्या उद्देश्य से अधिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पदबंध व उनके उदाहरण सुमेलित करें। भारत के राष्ट्रपति, भूख का मारा मैं, चांद से प्यारा चेहरा, और अचानक से चल बसा। अब बात आती है कि यहाँ पर पद आया है क्या, पदबंध। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है आपके साथ विकल्प में, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा कि पदबंध क्या है। पदबंध क्या है, तो भाई देखिए पदबंध क्या है, ये एक वाक्यांश होते हैं, सिंपल मैंने तो ना, पदबंध। ठीक है, तो पदबंध को क्या कहता हूं कि ये, यह क्रिया रहित
वाक्यांश होते हैं जो वाक्य के पूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। ये वाक्य के आंशिक अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं यहां पर, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसमें मैं कॉट करके निशान करता हूं, रेखांकित करता हूं भारत के प्रधानमंत्री। तो ये भारत के प्रधानमंत्री ये पदों का एक समूह है, लेकिन सिर्फ अगर मैं इतने की बात करूं तो क्या ये वाक्य का पूर्ण अर्थ बोध करा रहा है, क्या नहीं करा रहा है। तो यहीं पर ध्यान देना कि पदबंध जो होते हैं वो पद के समूह होते हैं, किसी वाक्य का वह अंश होता है जो कि वाक्य के पूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराता है, आंशिक अर्थ का बोध कराता है। और अब बात आती है कि इसके भेद कैसे होते हैं। जिस भी पदबंध में जिस प्रकार के पद मिले, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पद है तो ये संज्ञा पदबंध होगा। यहीं पर अगर हमें विशेषण मिले तो विशेषण पद होगा। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति, अब भारत के राष्ट्रपति जो पद दिखाई दे रहा है इसमें पूरी की पूरी संज्ञा दिखाई दे रही है ना, तो ये हमारा कौन सा पद बंद होगा भाई, ये हमारा संज्ञा पद बंद होगा। सारे पद हमारे संज्ञा है, तो भाई पहला कहा जाएगा बी। कभी भी आता है प्रश्न ऐसे लिखेंगे ताकि आंसर का इधर पहचानने में एकदम इजी हो जाता है ना। भूख का मारा मैं, अभी मैं आ गया ना तो भैया ये कौन सा पद बंद चला जाएगा भाई, सर्वनाम पद बंद। तो ये हो गया हमारा ए, बी ए। अब आते हैं चांद से प्यारा चेहरा। अब यहाँ पर चेहरे की विशेषता बताई जा रही कि वो चांद से प्यारा, ये किसके अंदर में आ जाएगा, विशेषण। ठीक है, तो ये चला गया हमारा क्या, डी। ठीक है, ये हमारा बी ए, फिर हमारा डी है ना, डी, बी ए डी। अचानक से चल बसा, तो अचानक चल बसा की विशेषता क्या हो गई, अचानक से, अचानक चल बसा, तो ये क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण। तो ये हो गया हमारा सी। तो बी ए डी सी, देखिए बी ए डी सी किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, बी ए डी सी आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो पदबंध क्या है कि पदबंध वाक्य के छोटे से अंश होते हैं जिसमें क्रिया नहीं होती। अगर क्रिया पदबंध है, क्रिया पदबंध है तभी उसमें क्रिया मिलेगी, पर क्रिया पदबंध नहीं है तो बाकी हमें अलग अलग प्रकार के पद उसमें दिख सकते हैं। संज्ञा दिखा संज्ञा पद बंद, सर्वनाम दिखा सर्वनाम पद बंद, विशेषण दिखा विशेषण पद बंद, और क्रिया के सामने कुछ विशेषता लगी दिखाई दी तो क्रिया विशेषण पद बंद। ठीक है, ये पदबंधों के भेद होते हैं हमारे। चलिए अगला, साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए साधु शब्द का बहुवचन जो है ना जी, वो साधु ही होता है। साधु शब्द का बहुवचन साधु ही होता है, लेकिन जब विभक्ति के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं तो यहां पर हम साधुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं साधु आ रहे थे, इससे पता चल रहा है कि साधु आ रहे थे, साधु शब्द का ही मैंने प्रयोग किया और यहां पर रहे थे लिख दिया, फिर भी ये क्या हो गया भाई, हमारे बहुवचन में प्रयोग हो गया। तो ठीक है, साधु शब्द का बहुवचन क्या है, हम साधु के रूप में ही प्रयोग करते हैं। पर मैं यहीं पर जब विभक्ति के साथ प्रयोग करता हूं तो मैं कहूंगा मैंने साधुओं को आते देखा। तो जब भी इन पदों के बाद को के लिए, ने, ऐसे शब्दों का, ऐसे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं तब हम इसका बहुवचन ऐसे बना सकते हैं। पर मुख्य रूप से साधु का बहुवचन और एक वचन साधु ही प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है, इनमें से कौन सा वाच्य कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है। हिंदी में वाच्य जो होते हैं वो तीन भेद रखते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है उसका लिंग कर्ता के आधार पर होता है, जैसे कि मैं लिखता हूं राम आम खाता है। अब इस वाक्य में कर्ता है हमारा कौन, राम ही हमारा कर्ता है, और जो क्रिया का लिंग है वो किसके आधार पर निर्धारित हुआ, राम के आधार पर। तो इस प्रकार का वाक्य जो रहता है वो हमारा किस में आता है, कर्तृवाच्य में। किस में आता है जी, कर्तृवाच्य में कहा जाता है। ठीक है, अब इसी में मैं क्या करता हूं, प्रधान बना देता हूं किसको, कर्म को। अब मैं लिखता हूं क्या,
आम राम के द्वारा खाया जाता है। अब पहली परिस्थिति थी कि हमारे पास खड़ा था राम और एक है हमारे पास आम। अब दोनों में डिफरेंस देखना, इन दोनों वाक्यों में जब मैं कर्तृवाच्य की बात कहता हूं तो मैं राम को उंगली दिखाते हुए कहता हूं और कहता हूं कि राम आम खाता है, ठीक है। अब जब मैं कर्मवाच्य की बात करता हूं तो मैं आम को उंगली दिखाता हूं और कहता हूं कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। अब फोकस किस पर चला गया? आम के ऊपर। तो यही ध्यान रखना। तो ये वाला वाक्य जो हो गया, ये हमारा कर्म की प्रधानता हमने कर दी, तो ये वाक्य क्या कहलाया? हमारा कर्मवाच्य कहलाया। लेकिन पद क्रम के सिस्टमेटिकली पद क्रम को जमाने के नाम से हम ऐसा लिखते हैं कि राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो जिस वाक्य में आपको कर्ता दिखाई दे और कर्ता के साथ आपको ने का निशान दिखाई दे, तो वो चांसेस है कि वो क्या है? हमारा कर्तृवाच्य होगा। और कभी भी आपको कर्ता दिखाई दे और कर्ता के साथ हमें के द्वारा दिखाई दे, तो हमारा वो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है। अब यहीं पर मैं कहता हूं राम से आम नहीं खाया जाता, ठीक है, राम से आम नहीं खाया जाता। अब यहां पर जो आ रहा है, तो यहां पर आपको कर्ता के साथ आपको से दिखाई दे रहा है और कोई क्रिया नहीं, बस क्रिया के भाव का बोध हो रहा है। तो वहां पर हमारा कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य, ध्यान से सुनिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार चलता है, कर्तृवाच्य है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार चलता है, तो वो कर्मवाच्य होगा। अब देखिए लिंग के आधार पर बताता हूं। राम के द्वारा आम खाया जाता है, सीता के द्वारा भी आम खाया जाता है। आम पुल्लिंग है इसलिए खाया जाता है, चाहे राम हो चाहे सीता। अब राम के द्वारा कचौड़ी खाई जाती है, सीता के द्वारा कचौड़ी खाई जाती है। तो जब यहाँ पर आम की जगह अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द होता तो वहां पर क्रिया का लिंग बदल जाता। तो ये ध्यान में रखना। ये होता है हमारा कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य कर्ता के आधार पर, कर्मवाच्य कर्म के आधार पर, और भाववाच्य भाव के आधार पर, जहां पर क्रिया होती नहीं है, क्रिया के होने के भाव को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर थे क्या कि इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? पुस्तक पढ़ा जाता है, पुस्तक एक कर्म है ना जी, पढ़ा जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर एक कर्ता हो राम के द्वारा, और कर्ता का लोप हो गया है हमारा, हमें सिर्फ मिल रहे क्या? कर्म। कर्म, पुस्तक पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर मुझे कर्म मिल गया, ठीक है। आम खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक जो है ना पढ़ा जाता है राम के द्वारा, पुस्तक पढ़ा जाता है, आम खाया जाता है। आम किसके द्वारा भाई? राम के द्वारा आम खाया जाता है, हमको यहाँ पर कर्म मिल गया और हमें कर्ता का लोप है। रोगी को दवा दे दी गई, राम के द्वारा रोगी को दवा दे दी गई। तो याद रखना एक बात कि कर्मवाच्य वाले वाक्य में कर्म उपस्थित होगा, भले हमारा कर्ता का क्या हो जाए? लोप हो जाए। इस पैटर्न को इसलिए लिया हूं क्योंकि नॉर्मल पैटर्न आप इजीली समझ लोगे, पर अगर इस पैटर्न में प्रश्न आएगा तो समझना मुश्किल होगा, इसलिए इसको हमने यहाँ शामिल किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो तीनों के तीनों जो सब पद हैं हमारे, वो किसके अंतर्गत जा रहे हैं जी? तीनों के तीनों हमारे जा रहे हैं किसके अंतर्गत? कर्मवाच्य, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ अशुद्धि है क्या वाक्य में? जरा ध्यान देंगे। इसको मैंने सुधारा नहीं है, जानबूझ के यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ अशुद्धि है तो बताइए। एक अशुद्धि है, अगर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है करता हूं तो ये अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक जो है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर पुस्तक के में ना क्या होगा पता है? पढ़ी जाती है। अब जाकर के ये क्या होगा? शुद्ध होगा। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, कथन सत्य है। आम खाया जाता है, कथन सत्य है।
रोगी को दवा दे दी गई कथन सत्य है। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? तीनों के तीनों कर्मवाच्य है। यहाँ पर पुस्तक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आम ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर रोगी ऑब्जेक्ट है। जिसके साथ को दिखाई देगा वो हमारा क्या होगा? कर्म होगा। और आम और पुस्तक में को इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों निर्जीव हैं। निर्जीव के साथ को का प्रयोग हम बहुतायत कम करते हैं और सजीव के साथ हम को का प्रयोग करते हैं। उत्तर तीनों के तीनों होंगे हमारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जनता भूख से मर रही है रेखांकित शब्द का वचन है। एक वचन, बहुवचन, दोनों वचनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जनता शब्द जो है इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? आप लोग बताइए, इसका एक वचन में करेंगे कि बहुवचन में करेंगे जी? देखो क्लास में इसके विषय में मैं पूरा आपको बता चुका हूं ना भाई, ये बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो जनता बोलते साथ एक पूरे देश की जनता का बोध हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये पूरा बोध तो करा रहे बहुत सारे लोगों का, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है जी? हमेशा एक वचन के रूप में होता है, इतना आपको याद में रखना है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है इसलिए उसे सभी पसंद करते हैं, वाक्य में संयोजक शब्द कौन सा है? तो राम अच्छा लड़का है, उसे सभी पसंद करते हैं, इन दोनों वाक्य को संयोजित करने वाला कौन सा पद है जी? इसलिए इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे पास आते हैं। ये अव्यय से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। यहाँ पर राम अच्छा लड़का है इसलिए उसे सभी पसंद करते हैं में किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो देखिए अव्यय के चार भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। जहां पर दो पदों को, दो वाक्य के अंशों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वहां पर हम जो प्रयोग करते हैं वो हम प्रयोग करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, बोधक अव्यय। इसी प्रश्न से समुच्चय बोधक मतलब अव्यय से भी प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि ये इसलिए एक अव्यय पद है तो ये किस प्रकार का अव्यय है। तो ध्यान रखना समुच्चय बोधक अव्यय है ये, क्योंकि ये दो पदों को, दो वाक्यों को, वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन, कर्ता प्रधान वाक्य में क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार नहीं होता। कर्ता प्रधान वाक्य में क्रिया का लिंग किसके अनुसार होता है जी? कर्ता के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार नहीं होता। कथन सत्य है। कर्म प्रधान वाक्य में कर्ता का लोप संभव है। हाँ जी, कर्म प्रधान वाक्य में कर्ता का लोप संभव है, ये कथन सत्य है। कर्म प्रधान वाक्य में क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होता है। हाँ, कथन सत्य है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया ABC तीनों सत्य हैं। ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य वाली बात है ना? जैसे कि मैंने बताया ना कि राम आम खाता है, तो राम के अनुसार कर्ता का लिंग जाएगा, ना कि कर्म के अनुसार। ठीक है, और मैंने कहा कि राम आम खाता है, आम, यहाँ पर देखिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने कहा कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, और उसमें से सिर्फ मैं इतने को फोकस करूं कि आम खाया जाता है, ये वाले पोर्शन को, आम खाया जाता है को फोकस करूं, तो राम के द्वारा का तो लोप हो गया यहाँ पर आम खाया जाता है, आम एक हमारे पास कर्म तो है ना, तो इसलिए कर्मवाची में होगा, भले इसमें आपका कर्ता हो या ना हो, कर्ता का लोप संभव है। तो कर्म प्रधान वाक्य में कर्ता का लोप संभव है, कथन सत्य है। तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस विकल्प में, किस समूह में केवल पुल्लिंग समाहित किए गए हैं? धनिया, नमक, कपूर और जीरा। इस प्रश्न को मैंने जानबूझ के आपके लिए लिया है, क्योंकि अगर ये प्रश्न थोड़े से अपवाद संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर मैंने शामिल किया हुआ है, पेपर में अगर आए तो विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। धनिया, नमक, कपूर, जीरा, केसर, सरसों, छाछ, आलू, मधु, अश्रु, सेतु, हेतु, वारी, पारी, गिरी, बलि। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें से आप लोग बोलते हो धनिया को बोलते हो हरी धनिया बोलते हो कि हरा धनिया बोलते हो? हरा धनिया बोलते हो ना, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नमक ज्यादा हो गई बोलते हो कि नमक ज्यादा हो गया? भाई नमक ज्यादा हो गया। कपूर जल गई बोलते हो कि जल गया? तो कपूर जल गया। जीरा भुंज गई कि जीरा भुंज गया? आप बोलते हो जीरा भुंज गया। तो ये सब क्या है भाई? हमारे पुल्लिंग, ये पूरा का पूरा पद पुल्लिंग है। ठीक है, अब इसमें से केसर, सरसों, छाछ, आलू,
इसमें से जो ये सरसों और छाछ जो है ना, ये हमारा स्त्रीलिंग है। बाकी केसर और आलू हमारे पुल्लिंग है। आलू उबल गई बोलते हो कि उबल गया, तो आलू उबल गया। मैंने आपको लिंग पहचानना बता चुका हूँ पहले वीडियो में, ध्यान से देखना। अब यहीं पर ध्यान रखना, मधु शब्द लग रहा है कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, लेकिन मधु शब्द किस में होता है भाई? पुल्लिंग में। मधु, अश्रु, सेतु और हेतु, ये सारे के सारे पद हमारे पुल्लिंग हैं। और सामान्यतः जैसे राशि बोल रहा हूँ, राशि क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है, ईकारांत है। यहाँ पर वाणी, वारी, पाणी, गिरी, बलि, सुनने से लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन ध्यान रखना, इसको अपवाद तौर पे याद रखना कि ये सारी इकारांत होने के बाद भी क्या है? पुल्लिंग है। तो हमारा 1, 3 और 4 आंसर होगा। आंसर 1, 3 और 4। इसको मैंने समाहित इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये अश्रु, सेतु, हेतु, मधु, वारी, पाणी, गिरी और बलि, ये हमारे किस में हम प्रयोग करते हैं? पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। सॉरी, हाँ, पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। अगला, पहिए का विभक्ति रहित बहुवचन पहियों है। ठीक है, विभ पहिया का विभक्ति रहित बहुवचन पहियों है। ठीक है, तो देखिए, मैं कहता हूं पहिया, और पहिए को विभक्ति रहित हम करेंगे तो ये होगा पहियों, नहीं होगा पहिए। पहला कथन असत्य है। आंसू शब्द का विभक्ति रहित बहुवचन आंसुओं है, नहीं। आंसू का बहुवचन विभक्ति रहित आंसू ही होता है। बच्चों का विभक्ति रहित बहुवचन बच्चे हैं, विभक्ति रहित बहुवचन बच्चे हैं, कथन सत्य है। ठीक है, हम बच्चों का विभक्ति रहित बहुवचन, यहाँ पर बच्चा होना चाहिए, बच्चों नहीं, तो ये हमारा होता है बच्चे। अब ये विभक्ति सहित विभक्ति रहित को मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि बच्चे से मैं बात कर रहा हूं, बच्चा शब्द को लेते हैं और मैं एक वाक्य प्रयोग करता हूं, बच्चे खड़े हैं। बच्चा खड़ा है। बच्चे से कह दो। बच्चों से कह दो। अब देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द है बच्चा, एक बच्चा है, खड़ा है, एक वचन है, बच्चा है, खड़ा है। पर यहीं पर मैं कर देता हूं बच्चे का बच्चे, और यहां पर लिख देता हूं बच्चे खड़े हैं। ये जो मैंने प्रयोग किया, ये कैसे किया है? विभक्ति रहित। और विभक्ति रहित कहने का मतलब बच्चे के जस्ट बाद कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। ठीक है, और यहीं पर देखिए, मैं कहता हूं कि बच्चे से कह दो, तो जब मैं बच्चे से कह दो बोल रहा हूं, बच्चों का मैंने कर दिया बच्चे, बच्चा का मैंने कर दिया बच्चे, और मैं कह रहा हूं कि बच्चे से कह दो। अभी आपको क्या बोध हो रहा है? बच्चे से कह दो। मैंने बहुवचन के रूप में प्रयोग किया, लेकिन बच्चे से कह दो बोल रहा हूं, तो आपको कैसा लग रहा है कि किसी एक बच्चे को बोलने के लिए बोल रहे हैं, वहां पर खड़ा है बच्चा, उस बच्चे से कह दो। यही हो रहा है ना? अब यहाँ पर देखो, मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चों से कह दो। तो यहाँ पर मुझे जब से शब्द का प्रयोग करो विभक्ति के साथ में ना, तब जो परिवर्तन होगा वो बच्चे के रूप में नहीं, बच्चों के रूप में होगा। तो ये होता है, ये सविभक्ति है। ठीक है, सविभक्ति। तो जब भी बहुवचन बनाते हैं तो विभक्ति रहित बहुवचन बनाएंगे तो ये होगा, और विभक्ति सहित बनाएंगे तो ये होगा बच्चों। तो इस आधार पे ये पहिया जो था उसका पहिए होता, ना कि पहियों, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति सहित और विभक्ति रहित की बात की गई। इत्मीनान से इसको समझना। आंसू शब्द का विभक्ति रहित बहुवचन आंसुओं होगा, नहीं, विभक्ति सहित होगा आंसुओं, और विभक्ति रहित आंसू ही रहेगा। और बच्चों का विभक्ति रहित बहुवचन बच्चे होगा, ये कथन हमारा सही है। और यहाँ पर बच्चों की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? बच्चा होना चाहिए था, है ना? ये बच्चों जो है ये विभक्ति सहित है, अगर इसको विभक्ति रहित कहेंगे तो क्या होगा? बच्चे होगा। 1 और 2 असत्य हैं और 3 सत्य हैं। आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूप बदलने के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, तीनों ही कथन असत्य हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3। जब शब्द की रचना की जाती है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी भी भाषा के मूल शब्द होते हैं, जो किसी 2 शब्दों से मिलकर नहीं बने होते हैं,
और उन शब्दों को दो भाग में तोड़ने पर सार्थक अर्थ व्यक्त नहीं करते, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो पदों के मेल से बनते हैं और बनने के बाद अपना शाब्दिक अर्थ रखते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय मिलकर विद्यालय अपना बोध रखा। और तीसरा योग रूढ़ शब्द ऐसे पद जो कि यौगिक की तरह दो पदों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो दोनों पद मिलने के बाद अपना अर्थ ना देकर किसी अन्य रूढ़ का अर्थ देते हैं, जैसे कि जलज, जलज का अर्थ देता है कमल का। ठीक है, ध्यान देंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद बिल्कुल भी नहीं, चार होते हैं। पहला होता है तत्सम जो संस्कृत से आया, तद्भव जो संस्कृत से विकसित हुआ, तीसरा देश में प्रयोग किया जाने वाला देशज, और विदेशों से आए शब्द विदेशज। तो चार भेद होते हैं। रूप बदलने के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, कथन असत्य है। रूप बदलने के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी पद और दूसरा अविकारी पद। अविकारी विकारी पद जो लिंग वचन कारक काल विभक्ति के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, विकारी पद कहलाते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। और अविकारी पद ऐसे पद जो लिंग वचन कारक काल विभक्ति के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, वो विकारी अविकारी पद कहलाते हैं। और इनमें हमारे पास अव्यय पद आते हैं, जिनके चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से शब्द भारतीय भाषा से नहीं लिए गए हैं? चमचम, चालू, पपीता, चूड़ांत और चीकू। तो इसमें से जो पपीता है और चीकू है, ये विदेशज शब्द है। चीकू चीनी शब्द है, पपीता जो है वो हमारा एक तुर्की शब्द है। वहीं पर चमचम, चालू और चूड़ांत, एक, दो और चार, एक, दो और चार ऑप्शन नहीं दिया हमारा। एक, दो और जो चार शब्द हैं, ये हमारे कैसे शब्द हैं? ठीक है, ये तीनों के, ये एक, ये दो और ये चार, ये हमारे भाई देसी शब्द हैं। चमचम बंगाल से लिया गया है, चालू, चालू शब्द आपका मराठी से लिया गया है। ठीक है, और चूड़ांत भी आई थिंक मराठी से ही है, इसको चेक करना पड़ेगा, दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए देखिए, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में हमारी छत्तीसगढ़ की बुक जो है वो आप लोग के लिए आपके नज़दीकी बुक स्टॉल में उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे विद्यार्थी वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए देखिए छत्तीसगढ़ के डिफरेंट वेरिएशन मिलेंगे। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन जो दो भाग में है हमारे पास, साथ ही जिला परिदर्शन एक हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर जो कि दो भाग में आपको मिल रहा है, जिसमें एक में छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा, वो पूरा पोर्शन है, और एक में हमारा भूगोल वाला हिस्सा पूरा मिलता है। फिर एक पंचायती राज एवं नगरीय निकाय की पूरी किताब आपके पास एक अलग उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ के सेगमेंट के लिए पूरी किताबें हैं जो हिंदी माध्यम में उपलब्ध है, और साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध। हमारे पास सारी किताबें आपको आपके नज़दीकी बुक स्टॉल में मिलेंगी। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जी, बिल्कुल एक बार जरूर बुक को रिव्यू करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी लोग आज के डेट में इस बुक को प्रेफर कर रहे हैं, उसके बाद उनको फील होता है कि नहीं, एक बहुत बेहतरीन जगह है जहां पर हमें छत्तीसगढ़ के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम, कथनों पर विचार कर सत्य का चयन करें। कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करना है। पन प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है, बिल्कुल मैं कहता हूं बचपन। तो बचपन, ठीक है, बचपन, लड़का में मैंने पन जोड़ा, लड़कपन, तो ये एक भाववाचक संज्ञा बना दिया। ठीक है, कारी प्रत्यय कर्ता सूचक शब्द बनाता है, कारी प्रत्यय। अब मैं बोलता हूं चित्रकारी, हाँ, तो चित्रकारी शब्द, चित्र में कारी जोड़कर मैंने चित्रकारी बनाया, तो ये कर्ता सूचक शब्द है कि कार्य करने वाले का बोध करा रहा है, सही है हमारा। या प्रत्यय रुचि या प्रवृत्ति बताने वाले शब्द बनाता है, जैसे कि मैं जोड़ता हूं रसोई, और इस रसोई में मैं कर देता हूं रसोईया। तो रसोईया जोड़ते साथ ये क्या हो गया भाई हमारा, हमको एक रुचि और प्रवृत्ति बताने वाला काम बना दिया, तो ये कथन भी हमारा कह सकते हैं। वाला प्रत्यय वस्तु से संबंधित संबंध व्यक्ति को दर्शाता है, चाय वाला, दूध वाला, रखने रक्षण करने वाले को बोलते हैं रखवाला, ये कथन भी सही है। मतलब कि एक, दो, तीन और चार हमारे सत्य है। अगला प्रश्न, इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि मेरे पास है शब्द राशि, और इसको मुझे क्या बनाना है, बहुवचन, तो इसको मैं क्या करूंगा, राशियां। ठीक है, बताइए कथन हमारा सत्य होगा कि नहीं? वचन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, राशि से हमने क्या कर दिया, राशियां। तो इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए अंत में यहां जोड़ देते हैं, हमारा सही है राशियां।
यहीं पर हमारा होता है शक्ति तो शक्तियां, रीति तो रीतियां। अब आते हैं ईकारांत, बड़े ई वाले शब्द, ठीक है, नदी। तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में लघु ई को बड़ी ई में बदलकर या जोड़ा जाए जब बहुवचन बनाया जाता है। तो नदी में इस बड़ी ई को, लघु ई को किस में बदला जाता है? दीर्घ ई में, और ये बनती है क्या? नदियां। और यहां जोड़ा जाता है, ये कथन हमारा सही। लेकिन यहां पर क्या बोला है? इकारांत बड़े ई वाले शब्द में लघु ई को दीर्घ ई में बदलकर यहां जोड़ा जाता है, ये कथन असत्य है, क्योंकि हम दीर्घ ई को लघु ई में बदलते हैं, न कि लघु ई को दीर्घ में। शब्द लिखा है, जब बड़ा ई का अंत लिखा ही हुआ है तो सीधी सी बात है बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित करेंगे। तो नदी जैसे कि बड़ी ई है तो यहाँ पर वो छोटी ई में नदियां हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। रानी है तो रानियां छोटी ई हो जाएगा जब यहाँ लगे बहुवचन बनाएंगे तो, ठीक है। अगला, या प्रत्यय से बना एक वचन स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनने पर अंत में चंद्रबिंदु का प्रयोग करता है, बिल्कुल जैसे कि मैं लिखता हूं बुढ़िया, ठीक है। बुढ़िया का, बुढ़िया है, डुबिया, डिबिया है, लुटिया है, इसका बहुवचन बनाना है तो बुढ़िया का हो जाएगा भाई बुढ़िया, ठीक है। ये हमारा ध्यान में रखना है। तो पहला कथन सत्य है, और मतलब हमारा पी सत्य है और आर सत्य है, क्यू असत्य है, ठीक है। देखिए इसमें से पी और आर जो है वो हमारा सत्य है, ये आंसर होगा हमारा बी। अगला, लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लड़के ने कहा एक बहुवचन शब्द है। ये बात एकदम सही है कि लड़का का बहुवचन लड़के होता है। ये कब? जब विभक्ति रहित की बात हो रही है लड़के होता है। अब यहाँ पर क्या आ गया कि लड़के ने कहा एक बहुवचन वाला शब्द है, नहीं, ये एक वचन वाला ही शब्द है। अगर यहाँ पर होता लड़कों ने कहा, तब जाकर के ये बहुवचन वाला शब्द होता है, ठीक है। भले लड़का का लड़के होता है, विभक्ति रहित होता है, परंतु यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर लड़के शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पर विभक्ति प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर आपको लड़कों करना चाहिए। लड़कों ने कहा, तब जाकर के ये बहुवचन होता, पर यहाँ पर लिखा है कि लड़के ने कहा, यह एक एक बहुवचन वाला शब्द है, असत्य है। तो केवल कथन ए सत्य है और बी गलत है, उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संस्कृत का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। संस्कृत का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? देखिए, स, अम, स, क, र, ईता, इसको देखो, देखो क्या है। तो देखिए पहले सा को देखो, हमने सा को तोड़ा, सा में हमने क्या लगाया भाई? अम की मात्रा, ये सम टूट गया। फिर देखिए आधा सा दिख रहा है, हलंत के साथ सा मिल गया। फिर ये क दिख रहा है, ये हमको हलंत के साथ का, और क में लगी हुई री की मात्रा तो यहाँ पर मिल गई ऋषि का री। फिर आता है त और अ, यही हमारा उत्तर होगा संस्कृत। याद रखना, कभी भी आपको स में अम दिख रहा है तो कभी भी स को हलंत के साथ फिर अ लिख के फिर अम, ये आपको काम नहीं करना है। जो यहाँ पर हुआ है ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। याद रखना होगा हमको इसको। क्लियर है कि नहीं? चलिए, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपाट, केवड़ा, कपूर और कपड़ा, ठीक है। करपट, करपट हम लोग कहते हैं किसको भाई? कपड़ा को। तो करपट जो है तत्सम है, इसका तद्भव होगा कपड़ा, ठीक है। और करकट होगा, करकट, तो करकट का होगा क्या? केकड़ा। वहीं पर कर्पूर होगा, कर्पूर, तो कर्पूर का होगा कपूर, ठीक है, याद रखना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में दिनेश को पकड़ लिया। वह एक महान अपराधी है। तो बताना है कौन सा वाक्य सही है। देखिए, अपराधी कभी महान नहीं होता, वो होता है कुख्यात अपराधी, ठीक है। चोर, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दिनेश को पकड़ लिया। भ्रम में नहीं पकड़ता पुलिस कभी, जब उसको संदेह होता है तब पकड़ता है। दोनों कथन असत्य में आएंगे, हमको सही पूछा है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, कथन सत्य है। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया, ठीक है। तो अभिनंदन पत्र ग्रंथ जो है वो हम क्या करते हैं भाई? जब देते हैं तो भेंट कहते हैं, ठीक है, ये आएगा हमारा, ठीक है। चलिए,
तो उत्तर हमारा बी हो गया जी। अगला देखते हैं। हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का समाधान निकल आए। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, विधिवाचक। तो देखिए यहाँ पर आपको संकेत कर रहा है, बता रहा है कि शाम तक इसका हल निकल जाए। आंसर क्या होगा जी? संकेतवाचक वाक्य। अगला, सोहन ने मोहन की मदद की। इस वाक्य में सोहन का पद परिचय होगा। सोहन, तो देखिए सोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। इस प्रकार का पैटर्न भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी, कर्म कारक नहीं है, कर्ता कारक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, क्योंकि इसके साथ ने का निशान लगा हुआ है। आंसर होगा डी। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। तो देखिए भारतीय शब्द का जब हम विभक्ति के साथ प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? भारतीयों का। ठीक है, सविभक्ति प्रयोग, भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। हाथी पुल पार कर रहे थे। हाथी पुल पार कर रहे थे, कथन सत्य है कि असत्य है? भाई कथन हमारा क्या है? हाथी पुल पार कर रहे थे, सत्य है। ठीक है, हाथियों का झुंड पुल पार कर रहा था, ये कथन भी हमारा सत्य है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि दोनों कथनों में, किस कथन में हाथी शब्द का वचन गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखो कथन यहाँ पर ये है, कथन तो सही लिखा हुआ है। बात यह है कि यहाँ पर हाथी का प्रयोग, देखिए हाथी के जस्ट बाद यहाँ पर हाथी पुल पार कर रहे थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। और हाथी पुल पार कर रहे थे, इस वाक्य में देखो कि आपको क्या बोध हो रहा है? हाथी शब्द का हाथियों करने की आवश्यकता नहीं। हाथी पुल पार कर रहे थे, आपको अपने आप ही पता चल रहा है कि वहां पर रहे थे के कारण एक हाथी नहीं था, बहुत से हाथी थे। तो हाथी पुल पार कर रहे थे, इसको आप जबरदस्ती हाथियों पुल पार कर रहे थे करने की आवश्यकता नहीं है। कथन सत्य है। परंतु मैं कहता हूं हाथियों हाथियों हाथी का झुंड पुल पार कर रहा था, तो यहाँ पर हाथियों करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? हाथियों करना पड़ेगा। हाथियों का झुंड, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है ना? तो इस पर विचार करो कि अगर मैं कहता हूं हाथियों का झुंड, सही होगा कि गलत होगा? ऑलरेडी जब मैं झुंड शब्द का वहां पर प्रयोग कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि वहां पर एक से अधिक लोग, ऑलरेडी बोध बोध हो जा रहा है, क्योंकि वहां पर मैंने किसका प्रयोग किया है भाई? झुंड का प्रयोग किया है। थोड़ा यहाँ पर विचार करके बताइए कि दोनों कथनों में से कौन सा हमारा सही होगा और कौन सा हमारा गलत होगा। क्या हम यहाँ पर हाथियों के साथ झुंड का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा का जहां पर प्रयोग होता है, जैसे कि भीड़ है, जनता है, प्रजा है, संसद है, पुलिस है, ठीक है, तो यहां पर हमें ऑलरेडी बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं बंदरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। ठीक है, तो यहां पर मुझे टोली ने शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ना, तो यहां पर फोकस जा रहा है इस झुंड पे। झुंड शब्द ऑलरेडी में समूहवाचक है, इसके लिए मेरे को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें झुंडो नहीं लिखना पड़ेगा। झुंड अपना अपने आप में भी क्या होगा? हमारा एक ही होगा और ये अपने आप ही समूह का बोध कराएगा। लेकिन जब हाथियों की बारी आएगी तो मैं इसको कर सकता हूं हाथियों का झुंड। तो ये दोनों ही वाक्य मेरे क्या हैं? सही है। यहां पर मैंने किसके साथ प्रयोग किया है भाई? हाथियों का प्रयोग मैंने किया है किसके? विभक्ति के साथ में। तो ये विभक्ति रहित कथन होने के कारण वचन सही है, विभक्ति के साथ कथन होने के तो कथन हमारा दोनों सही है, मतलब कि दोनों कथन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, खुशबू में मूल शब्द खुश है, वहीं बू प्रत्यय है। ठीक है, तो ध्यान रखना खुशबू में मूल शब्द खुश नहीं है, मूल शब्द है हमारा बू और इसके सामने में प्रत्यय लगा है खुश। तो प्रश्न क्या कहता है कि कथन खुशबू में मूल शब्द खुश है, वहीं बू प्रत्यय है, कथन असत्य है। खुशबू में मूल शब्द बू है, जिसके सामने में खुश प्रत्यय लगा, ये सही है। प्रादुर्भाव में प्रा उपसर्ग है, दुर्भाव मूल शब्द है, भाई कथन असत्य है। प्रादुर्भाव में प्रादुर, ये जो प्रादुर है हमारा, प्रादुर ये हमारा मूल शब्द है, प्रत्यय है, और भाव जो है ये हमारा मूल शब्द है। इस भाव में प्रादुर जुड़ा हुआ है, तब बना है क्या? प्रादुर्भाव। प्रत्येक में प्र उपसर्ग है, ध्यान देंगे प्रत्येक में प्र उपसर्ग नहीं है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रति और एक से मिलकर बना है प्रत्येक।
ठीक है, ये ध्यान रखें, तीनों कथन असत्य हैं। ए, बी व सी तीनों क्या हैं हमारे? असत्य हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में मैं क्वेश्चन यहीं तक रखता हूं। 86 नंबर के प्रश्न तक हमारी चर्चा हुई है। आगे की क्लास हम लोग 87 नंबर की क्लास से अपना प्रारंभ करेंगे। आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ें, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, उत्साहवर्धन देंगे, उतना ही मैं और आपके लिए अधिक से अधिक प्रश्नों को लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए आज का था यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी, बने रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टू द पॉइंट बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा सकूं और एग्जामिनेशन में इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज की वार्ता, आज की कथा यहीं तक रखता हूं। आगे की चर्चा हमारी फिर से अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।